वो है एटीपी है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी न्यूक्लियोटाइड। एटीपी जो है वो मुख्य रूप से एक न्यूक्लियोटाइड है और इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए फॉर एडेनोसिन, ए फॉर एडेनोसिन, टी फॉर ट्राई, पी फॉर फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म है। और एटीपी जो है वो मुख्य रूप से न्यूक्लियोटाइड होता है और यह कोशिका का ऊर्जा गृह या भंडार कहलाता है। इसे ही ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। एटीपी को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। और एटीपी जो होता है वह मुख्य रूप से कार्बनिक रसायन होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। किण्वन है, तो किण्वन क्या है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण कार्बोहाइड्रेट का जब अपूर्ण ऑक्सीकरण जब होता है तो वह प्रक्रिया कहलाती है किण्वन। और किण्वन का जो खोज है वह 1797 में क्रुइक ने किया था। और इसका जो उपयोग है, किण्वन का जो उपयोग है मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा जो होने वाली रासायनिक क्रिया है, इसका उपयोग विभिन्न रूप से किया जाता है। जैसे कि दूध से दही बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और भी उपयोगी कार्य किण्वन के माध्यम से किया जाता है, जैसे खमीरीकरण है या अल्कोहल निर्माण में या एसिड परिवर्तन में इसका उपयोग किया जाता है, जो कि मुख्य कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण ऑक्सीकरण की जो क्रिया है वही किण्वन कहलाती है। अब देख लेते हैं अगला, किस कोशिका अंगक द्वारा श्वसन में भाग लिया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्रेब्स चक्र कहाँ पर होता है? तो क्रेब्स चक्र जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स साइकिल है, या क्रेब्स साइकिल जो मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यह साइकिल चलता है, जिसके अंतर्गत क्रेब्स साइकिल जो है वो मुख्य रूप से एक वायवीय श्वसन की ही प्रक्रिया है। यह एक वायवीय श्वसन की प्रक्रिया है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और इसके अंतर्गत जो ग्लूकोज जो होता है उसका पायरुविक अम्ल में ऑक्सीकरण होता है और क्रेब्स साइकिल के माध्यम से साइट्रिक अम्ल जो है वो निर्मित होता है। क्रेब्स साइकिल के साइट्रिक अम्ल जो है वो निर्मित होता है, जो कि वायवीय श्वसन का दूसरा अवस्था होता है। अब है अगला, जब यीस्ट ग्लूकोज का किण्वन करती है तो उत्पाद उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी एथेनॉल तथा CO2 उत्पन्न होती है। फिर है जीव जो O2 की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है वह है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी सैक्रोमाइसिस जो जीव होते हैं वे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब है अगला, साइनाइड प्रतिरोध चक्र कहलाता है, तो यह कहलाता है हमारा ऑप्शन ए अनाक्सी श्वसन। अब है अगला, लैक्टिक अम्ल से अल्कोहल में बदलने की क्रिया कहलाती है, तो यह कहलाती है किण्वन की प्रक्रिया। अब है अगला, किण्वन का अवायवीय उत्पाद है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल और वह समान यौगिक। किण्वन जो है वो मुख्य रूप से अवायवीय उत्पाद है, जिसका मुख्य रूप से पूरी तरीके से जब अवायवीय प्रक्रिया है, मतलब यह जो प्रक्रिया है वो अर्ध प्रक्रिया है या पूरी नहीं हो पाने वाली प्रक्रिया है, जो कि किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है, जिसके माध्यम से जो उत्पाद बनना है वह नहीं बन पाता और उसकी जगह पे कोई दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ अलग उत्पाद निर्मित हो जाता है। अब है अगला, वह क्रिया जिसमें वायुमंडलीय O2 के द्वारा ऑक्सी श्वसन का संदमन होता है कहलाता है, तो यह कहलाता है पाश्चर प्रभाव। अब है अगला, ग्लाइकोलिसिस से क्या असत्य है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए CO2H2O अंतिम उत्पाद होता है, यह जो कथन है वह असत्य है। वह अगला, प्याज में भूमिगत फूला हुआ खाने योग्य भाग होता है,
तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी शकलकंद। अब है अगला, वायवीय पौधों में भोजन संग्रहित होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फूले हुए तने के अंदर। अब है अगला, तना अत्यधिक बड़ा होता है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी घनकंद में। अब है अगला, आलू का खाने योग्य भाग है, तो उसका खाने योग्य भाग होता है कलिका। अब है अगला, जो तना हरा एवं पत्ती जैसा होता है कहलाता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी पर्णकाय स्तंभ। अब है अगला, निम्न में से कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी आम और अदरक। अब है अगला, केले का पौधा विकसित होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी अंतः भूस्तरी से। अब है अगला, आलू की कायिक वृद्धि होती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी स्तंभ कंद द्वारा। है अगला, नाल चोली अनुपर्ण पहचान है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी पॉलीगोनेसी कुल का। फिर है अगला प्रश्न, एक एटीपी उत्पन्न करता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए 8 केसी, मतलब 8 किलो कैलोरी। अब है अगला प्रश्न, प्रेरण में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी केंद्रीय झिल्ली। केंद्रीय झिल्ली या जो जिसे केंद्रक कला भी कहा जाता है, केंद्रीय झिल्ली को केंद्रक कला भी कहा जाता है, जिसका अभाव होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्योंकि स्पष्ट जो केंद्रक है वह भी नहीं पाया जाता, और मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया जाता, जिसके कारण उसमें क्रोमैटिन का जो निर्माण है वह नहीं हो पाता। वहीं पे जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ और गुणसूत्र जो होते हैं वो व्यवस्थित रूप में होते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक में क्रोमैटिड का जो निर्माण है वह नहीं हो पाता, और साथ ही इसमें केंद्रक झिल्ली जो है वो अनुपस्थित होता है। मुख्य रूप से जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो वृहद अणुओं से संबंधित होती हैं या वृहद कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, एक कोशिकीय जीवों का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक का जो नाम है वो पूरा नाम है एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक, इन्होंने सर्वप्रथम 1674 में इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किया था या अध्ययन किया था, जो कि एक कोश की सेल था या एक कोश की जीव था, उसका इन्होंने सर्वप्रथम अध्ययन किया था या खोज किया था। अब देख लेते हैं अगला, सबसे लंबी मानव कोशिका है, तो सबसे लंबी जो मानव कोशिका है वो है हमारा ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें न्यूरॉन्स के नाम से भी जाना जाता है। तंत्रिका कोशिका जो है उसे न्यूरॉन्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लगभग मनुष्य में न्यूरॉन्स की जो लंबाई है वो लगभग 1 से 1.5 मीटर तक लंबी कोशिका होती है, जो कि पूरे शरीर में जो संकेत या मैसेज जो होते हैं उसका प्रसारण करने के लिए उत्तरदायी होता है। अब है अगला, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए नाल एवं रस्का। नाल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। अब है अगला प्रश्न, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का राइबोसोम होता है, तो राइबोसोम जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, 70S और 80S टाइप के। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सामान्यतः ऑप्शन ए 70S प्रकार का राइबोसोम जो है वो पाया जाता है, तथा इनमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो है वो नहीं पाए जाते। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, सबसे बड़ी कोशिका है, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, तो हमारा सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग का अंडा। अब अगला, किसने सबसे पहले कोशिकावाद का प्रस्ताव दिया था, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी स्लीडेन एवं श्वान ने। कोशिकावाद का जो प्रस्ताव है वह मुख्य रूप से स्लीडेन और श्वान ने दिया था, जिसका पूरा नाम है मैथियास जैकब स्लीडेन, तथा थियोडोर श्वान ने प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम।
और इन्होंने सबसे पहले जानवरों के ऊतक की कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया था। उसी के आधार पर उन्होंने कोशिकावाद को प्रस्तावित किया था। अब है अगला, यह सिद्धांत किसने दिया है? एक कोशिका से ही कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, विल्चॉम ने। अब है अगला, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी सर्वप्रथम, और उन्होंने ही कोशिका की उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम उन्होंने बताया था, जो कि 1665 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, मुख्य रूप से जो रॉबर्ट हुक थे, जो कि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, और उन्होंने 1665 में सर्वप्रथम कार्क कोशिका का अध्ययन किया था, और उसी से उन्होंने कोशिका की खोज की थी। अब है अगला प्रश्न, केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज किसने की? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा वर्षा के द्वारा। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? तो ये है वनों को काटना। भारत में पर्यावरण अधिनियम पारित हुआ था तो 1986 में। अब है निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? तो इसका सही आंसर है हमारा गरीब। माँ के दूध के समान माना जाता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें कम वसा तथा कम लिपिड होता है। गाय के दूध में कम वसा तथा कम लिपिड होता है, इसलिए डॉक्टर जो हैं वो जब नवजात शिशु पैदा होता है तब कभी जब माँ का दूध नहीं आता तो उसे गाय का दूध जो है वो पिलाने के लिए कहा जाता है। अब है अगला, शहद में अत्यधिक प्रतिशत होती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सुक्रोज। शहद में सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो है सुक्रोज की। सुक्रोज की मात्रा शहद में अधिक होती है। शहद में लगभग जो सुक्रोज की जो मात्रा है वो लगभग 76 से 80% तक सुक्रोज की मात्रा होती है शहद में। बाकी जो 17 से 20% जो होती है वो पानी की मात्रा होती है। अब है अगला, दाल वाले पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए वायुमंडल की नाइट्रोजन को किस में परावर्तित कर देता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, नाइट्रेट। मुख्यतः जो दलहन फसलें वाली जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में गांठ पाया जाता है, जो कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परावर्तित कर देता है, और इसे नाइट्रेट जो परावर्तित करने वाले जो जीवाणु होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, वे नाइट्रोजन फिक्सेसिंग जीवाणु कहलाते हैं। अब है अगला, मनुष्य में रोग फैलाने वाला रोगवाहक कीट है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मच्छर। मच्छर जो है वो मुख्य रूप से डेंगू, मलेरिया जैसे हानिकारक जो रोग है वो मनुष्य में फैलाता है। अब है अगला, नीचे प्याज की गांठ की खड़ी काट का एक चित्र दिया गया है, इसके तीर द्वारा दिखाए गए भाग का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपस्थानिक मूल। मुख्यतः जो प्याज का जो पौधा होता है वह मुख्य रूप से इस तरीके से जमीन के अंदर स्थित होता है। ये जमीन के अंदर वाला भाग है, और ये जो भाग है ये मुख्यतः अपस्थानिक मूल है या अपस्थानिक जड़ें कहलाती है। और इसकी पहचान का मुख्य विशेषता यह है कि ये रेशेदार होती हैं अपस्थानिक जड़ें, और जो मूसला जड़ें होती हैं वो मुख्य रूप से इस तरीके से होती हैं, और जो अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं वे रेशेदार जड़ें होती हैं। अब देख लेते हैं अगला, लाइकेन की संरचना में कौन कौन से जीव सम्मिलित रहते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, शैवाल और कवक। शैवाल और कवक जो है वो सम्मिलित रूप से जब रहते हैं तो वे लाइकेन की संरचना का निर्माण करते हैं। अब है अगला, उस नलिका का नाम क्या है जिसमें होकर पत्तियों में बना हुआ भोजन जड़ की ओर जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, फ्लोएम। फ्लोएम के माध्यम से पत्तियों में जो बना हुआ जो भोजन होता है वो पौधों की जड़ की ओर या पौधों के निचले भाग में जो
भोजन को पहुंचाने का जो कार्य करता है वो फ्लोएम का कार्य होता है। अब है अगला, विटामिन सी किस फल से सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, आंवला। अब है अगला, सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वसा से। वसा में सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। अब है अगला, मनुष्य है एक, तो इसका सही आंसर है परपोषी। मनुष्य एक परपोषी जीव है। अब है अगला, शरीर हेतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो शरीर का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। अब है अगला, निम्न में से कौन सी शर्करा मोनोसैकेराइड नहीं है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, लैक्टोज। अब है अगला, मनुष्य की त्वचा के बाह्य सतह पर खुलने वाली ग्रंथि है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, श्वेत ग्रंथियां। श्वेत ग्रंथियां जो होती है वो मुख्य रूप से मनुष्य की त्वचा के बाह्य सतह पर या बाहरी सतह पर स्थित होती है, जो कि मुख्य रूप से जो हानिकारक पदार्थ होता है हमारे शरीर के अंदर, जो हानिकारक पदार्थ होता है उसे शरीर से बाहर करने का कार्य करता है, चाहे वह पसीने के माध्यम से हो या किसी और। अब है अगला, अमरबेल है। अमरबेल क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परजीवी। अमरबेल जो है वो मुख्य रूप से परजीवी पौधा है, जो कि अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है और साथ ही अपने आधार के लिए भी दूसरे पर निर्भर रहता है। अब है अगला, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अब है अगला, जनन कोशिकाओं में विभाजन होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अर्धसूत्री। जनन कोशिकाओं में जो मुख्य रूप से अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब है अगला, खाद्य विषाक्तता से संबंधित जीवाणु है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम। क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम जो है वो भोजन को नष्ट करने या भोजन को विषैला बनाने वाला प्रमुख जीवाणु है, जिससे यह जो है वो मुख्य रूप से भोजन को खराब करने का कार्य करता है या उसे नष्ट करने का कार्य करता है या सड़ाने का कार्य करता है। अब है अगला, शरीर में अपशिष्ट पदार्थ किस क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, उपापचय। उपापचय की प्रक्रिया के फलस्वरूप हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनता है, जो कि बड़ी आंत से छोटी आंत से होते हुए हमारे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। अब है अगला, पत्तियों का हरा रंग कोशिका में पाई जाने वाली किस संरचना के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है उसके कारण जो पत्तियां जो हैं पौधों की वे हरी होती हैं या हरी दिखाई देती हैं, और क्लोरोफिल जो है उसे पर्णहरिण भी कहा जाता है, जिसका मुख्य कार्य ये होता है कि जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करते हैं तब वे सूर्य प्रकाश को क्लोरोफिल जो है वो अवशोषित करने का कार्य करता है, और फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद यह ऊर्जा का निर्माण करता है। अब है अगला, मनुष्य में अस्थियों की कुल संख्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 206। अब है अगला, ऐच्छिक पेशी कौन सी है? तो ऐच्छिक पेशी क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेखित पेशी। रेखित पेशी जो है वे ऐच्छिक पेशी हैं। अब है अगला, मनुष्य में हवा के माध्यम से फैलने वाली बीमारी है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, खसरा। अब है अगला, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, गिल्स। मछलियाँ जो होती हैं वे गिल्स के माध्यम से सांस लेती हैं पानी में। अब है अगला, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यकृत। यकृत जो है वो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। अब है अगला, रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर निम्न में से किसमें पाया जाने वाला दाब है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, धमनियों में। रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर जो है वो मुख्य रूप से मनुष्य के धमनियों का दाब होता है, और इसे मापने के लिए मनुष्य के जो मनुष्य डॉक्टर जो होते हैं वे मनुष्य की धमनी को ही दबाकर देखते हैं। अब है अगला, रुधिर दाब मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है स्फेग्नोमीटर से। तो रुधिर का जो दाब है वो स्फेग्नोमीटर से मापा जाता है। अब है अगला, मनुष्य में रुधिर की मात्रा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 5 से 6 लीटर। अब है अगला, मनुष्य के हृदय में किस भाग में अशुद्ध रुधिर होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दाएं भाग में। मनुष्य के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त या रुधिर होता है। अब है अगला, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का परिवहन।
हीमोग्लोबिन जो है वो मुख्य रूप से ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन जो रक्त जो होता है वह मुख्य रूप से ऑक्सीजन युक्त होता है, या रक्त में ही जो ऑक्सीजन है वह परिवहन या ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वह किया जाता है। वह रक्त के माध्यम से ही ऑक्सीजन को इधर उधर शरीर के सभी भागों में हीमोग्लोबिन के माध्यम से पहुंचाया जाता है। अब है अगला, कोशिकाएं क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। कोशिकाएं क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, तो इसका सही आंसर है केंद्रक द्वारा। केंद्रक जो होता है वो किसी भी शरीर या किसी भी शरीर का मुख्य केंद्रक होता है, या संचालक स्तर होता है, या संचालित करने का जो कार्य है वो मुख्य रूप से केंद्रक के द्वारा होता है। अब है अगला, मांसाहारी जंतुओं में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के दांत का नाम है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी केनाइल दंत। अब है अगला, निम्न में से कौन सा सजीव नहीं है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी काष्ठीय कुर्सियां। बाकी अमीबा, घास, हाथी ये सभी सजीव हैं। काष्ठीय कुर्सी जो है वो एक सजीव नहीं है। अब है अगला, पौधों में पाए जाने वाला जाइलम एवं फ्लोएम है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी ऊतक। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वे मुख्य रूप से ऊतक होते हैं, या जिसे टिश्यू भी कहा जाता है। अब है अगला, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी कौवा। कौवा जो है वो एक कोशिकीय जीव नहीं है बल्कि बहुकोशिकीय है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अमीबा जो है वो एक कोशिकीय है, पैरामीशियम जो है वो एक कोशिकीय है, जीवाणु जो है वो एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय जीव मतलब ये होता है कि जो एक कोशिका के माध्यम से अपनी सारी क्रियाओं को करता है, या अपने पूरे शरीर का संचालन वो एक कोशिका के माध्यम से करता है, वे एक कोशिकी कहलाते हैं। अब है अगला, जीवों की संरचनात्मक इकाई है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए कोशिका। जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। अब है अगला, एक सजीव कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका होती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पन्न करना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऊर्जा घर के नाम से भी जाना जाता है, या पावर ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि ये ऊर्जा उत्पन्न करने का ही कार्य करता है। अब है अगला, हानिकारक जीव है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एंट अमीबा। एंट अमीबा जो है वो एक हानिकारक जीव है। अब है अगला, परजीवी पौधा है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए अमरबेल। अब है अगला, नीचे मनुष्य की आहार नली का चित्र दिया है, इसमें तीर द्वारा दिखाए गए भाग का नाम क्या है, तो यहाँ पे जो तीर दिखाया गया है इस भाग का नाम बताना है हमें। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अग्नाशय, बृहद आंत, प्लीहा, अमाशय, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अग्नाशय। ये वाला जो एरिया है वो है अग्नाशय। अब देख लेते हैं अगला, शरीर का तापक्रम नियंत्रण शरीर का कौन सा उत्सर्जी अंग करता है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी त्वचा। त्वचा जो है वो मुख्य रूप से शरीर के जो तापक्रम को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जैसे अधिक ताप होने पर शरीर से पसीना निकलने लगता है, इस प्रकार की जो प्रक्रियाओं का नियंत्रण जो है वो त्वचा के द्वारा किया जाता है। फिर है रक्त है एक, तो रक्त एक क्या है, संयोजी ऊतक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संयोजी ऊतक। रक्त जो है वो एक संयोजी ऊतक है। अब है अगला, रुधिर स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी विटामिन के। विटामिन के जो है वो रुधिर स्कंदन हेतु विटामिन है। अब है अगला, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। इन्होंने सन 1831 में सर्वप्रथम केंद्रक की खोज की, जिसे कि नाभिक भी कहा जाता है। अब है अगला, कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्लीडेन तथा श्वान। फिर है टोटेपोटेंसी से संबंधित वैज्ञानिक है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी हेबल लैंड्स। अब है अगला, मादा लिंग हार्मोन्स को कहते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी एस्ट्रोजोन। फिर है मस्तिष्क का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी
ड्यूटा मैटर। अब है अगला, यौन अवस्था में पुरुष में लाक्षणिक परिवर्तन करने वाला हार्मोन्स है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन। अब है अगला, शरीर में उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन्स है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए थायरॉक्सिन। अब है अगला प्रश्न, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की जो संरचना की बात किया जाए तो वह मुख्य रूप से मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से बना हुआ होता है। अब है अगला, यूकैरियोटिक गुणसूत्र निर्मित होते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी डीएनए व प्रोटीन से। अब है अगला, निम्न में से कौन जंतु कोशिका के लिए सत्य है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए कोशिका भित्ति का अभाव होता है। फिर है सेंट्रोसोम होते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी जंतु कोशिका में जो सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। अब है अगला, यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में अंतर होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी माइक्रोट्यूबुल्स के संगठन तथा गति के प्रकार में। अब है अगला, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए ग्रेना में। क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रेना में पाया जाता है हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी केवल जंतु कोशिका में। फिर है मिडिल लैमेला में होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी पैक्टिन में। अब है अगला, अंतर्द्रव्य जालिका किससे नियंत्रण रखती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, मानव शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अस्थाई है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि अस्थाई है, तो इसका जो सही ऑप्शन दिया हुआ है, ए पीनियल ग्रंथि, बी तंत्रिका स्रावी पिंड, सी पीतक पिंड, डी अंडाम पिंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी पीतक पिंड। पीतक पिंड जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है और साथ ही क्या होती है, अस्थाई होती है। अस्थाई मतलब क्या है कि वह कुछ समय के लिए सिक्रीट होती है या कुछ समय के लिए इस ग्रंथि से स्राव जो है वो होता है, जो कि अस्थाई रूप में होता है। और निरंतर रूप में कहा जाए या अंतःस्रावी ग्रंथियां जो कि स्थायी रूप से हैं, तो उसके तो है पीनियल ग्रंथि, तंत्रिका स्रावी पिंड और अंडाम पिंड। ये सभी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि हैं और साथ ही ये क्या है, स्थायी रूप से मनुष्य के शरीर में विद्यमान रहती है। लेकिन जो पीतक पिंड है वह एक अस्थाई ग्रंथि है, जो कि अस्थाई रूप से कभी कभी जब जरूरत होता है तब यह ग्रंथि जो है वो अपना अंतःस्रावी या स्राव करता है। और अगर ऐसा पूछता है कि मानव शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है करके, सबसे छोटी, तो वो है शीर्ष ग्रंथि। शीर्ष ग्रंथि जो है वो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कि अस्थायी रूप से उत्पन्न होती है या अस्थायी है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, मानवों में प्रधान नाइट्रोजनी उत्सर्जी यौगिक का संश्लेषण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यकृत में होता है। यकृत में होता है तथा उसका अधिकांश उत्सर्जन जो है वो वृक्कों के द्वारा होता है। मतलब ये कि मानव के शरीर में जो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ जो होता है उसका जो संश्लेषण है वह यकृत में होता है तथा उसका जो अधिकांश उत्सर्जन जो है वो वृक्क के माध्यम से किया जाता है। तो मानव में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है या नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो मुख्य रूप से वृक्कों के द्वारा या गुर्दों के द्वारा इस अपशिष्ट को यूरिया और अमोनिया जो होते हैं वो मुख्य रूप से नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं, जिन्हें वृक्कों के माध्यम या गुर्दे के माध्यम से इसे बाहर किया जाता है और रक्त से फिल्टर को उत्सर्जित कर दिया जाता है। और यह जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो होते हैं वह मुख्य रूप से मानव के नाइट्रोजनी अपशिष्ट जो है वो मुख्य रूप से मानव शरीर में जो नमक पानी को संतुलित रखने के लिए यह जो है वो उत्तरदायी होता है। और जो शरीर में मुख्य रूप से चयापचय की जो क्रिया होती है, उपापचय की जो क्रिया होती है, जिसके दौरान जब प्रोटीन जो है वो टूटता है, जब प्रोटीन टूटता है तो वो नाइट्रोजनी उत्पाद का निर्माण करता है
और ये नाइट्रोजनी उत्पाद जो है वो एक अपशिष्ट के रूप में मानव शरीर से बाहर कर दिया जाता है, जो कि गुर्दे के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वह होती है, और अतिरिक्त पानी जो है वो भी मूत्र के रूप में निष्कासित कर दी जाती है। अब है अगला प्रश्न, एड्रीनल अधिवृक्क वल्कुट को क्षति पहुंचने से निम्नलिखित में से किस एक को स्रावित होने पर संभवतः कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए कार्टिसोल, बी एंडोस्टेरोन, सी एंडोस्टेनेडियोन तथा डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन दोनों, डी एड्रीनलिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एड्रेनेलिन। एड्रेनेलिन जो है वो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देख लेते अगला, पूर्ण विकसित गर्भ तथा अपरा से निकले संकेतों से अंततः प्रसव हो जाता है, जिसके लिए किसके विमोचन की आवश्यकता होती है। ए अपरा से निकले एस्ट्रोजन की, बी माता की पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन की, सी गर्भ में पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन की, डी अपरा से निकले रिलैक्सिन की। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, माता के जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं वहाँ से जो ऑक्सीटोसिन की जो प्रक्रिया होती है या विमोचन की जो प्रक्रिया होती है वहीं से ही अंतः प्रसव की जो प्रक्रिया है वह होती है। अब देख लेते हैं अगला, रक्त में ग्लूकोज के स्तर में समस्थापन में कौन सा अंग क्रमशः मॉड्यूलेटर और इफेक्टर का कार्य करता है। ए यकृत और लैंगरहैंस की दीपिकाएं, बी हाइपोथैलेमस और यकृत, सी हाइपोथैलेमस और लैंगरहैंस की दीपिकाएं, डी लैंगरहैंस की दीपिकाएं और हाइपोथैलेमस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस और लैंगरहैंस की दीपिकाएं। अब है अगला, फिलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स FSN किसके द्वारा उत्पन्न होता है। ए एड्रिनल कॉर्टेक्स से, बी पिट्यूटरी के अग्रपिंड से, सी पिट्यूटरी के मध्यपिंड से, डी पिट्यूटरी के पश्चपिंड से। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी के अग्रपिंड से। पिट्यूटरी के अग्रपिंड से फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग जो हार्मोन्स है FSN, यह जो है वो स्रावित होती है या उत्पन्न होती है। यह जो हार्मोन्स है FSH, यह मुख्य रूप से उत्तेजक हार्मोन्स है और जिसका जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, और यह जो हार्मोन्स है वह पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रपिंड से यह स्राव होता है, जो कि मुख्य रूप से यौन विकास और प्रजनन में मुख्य भूमिका निभाता है। और इसका जो कार्य जो होता है वह यह अंडाशय और अंडकोश के कार्य को प्रभावित करता है, यह जो हार्मोन्स होता है वह।